आज का ये जो प्रेजेंटेशन है बेसिकली वेरियस रीडेवलपमेंट स्कीम्स इन डीसीपीआर 2034. व्हाट इज डीसीपीआर 2034? ये जो डेवलपमेंट कंट्रोल प्रमोशन एंड रेगुलेशन है मुंबई के, दैट इज कॉल्ड एज अ डीसीपीआर 2034. अभी ये आज का सब्जेक्ट क्यों ले रहा हूं, तो एक 10 दिन पहले एक हमने सेमिनार किया था जिसमें स्टॉल्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इशू था. तभी एक मेंबर का मुझे व्हाट्सएप आ गया, सर गिरगांव में एक आदमी को जिसका एग्जिस्टिंग एरिया 200 फुट है उसको 400 के ऊपर ज्यादा एरिया मिल गया. इट मीन्स इट्स ऑलमोस्ट 100% एडिशनल एरिया मिल गया, और हमको तो डेवलपर 20-25% ही देता है. तो ऐसे क्यों है? इसीलिए उनको समझाया मैंने कि हर एक एरिया में हर एक लैंड यूज जो है इसके तहत ये जो रीडेवलपमेंट स्कीम्स होती है वो अलग अलग होती है, और इसके वजह से जो भी आपको फायदा होता है या एडिशनल एरिया मिलता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम के अनुसार वो बदल जाता है. इसीलिए आज का ये सब्जेक्ट रखा है वेरियस रीडेवलपमेंट स्कीम इन डीसीपीआर 2034. अभी ये रीडेवलपमेंट स्कीम समझने से पहले हम थोड़ी बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे, जिससे आगे ये जो रीडेवलपमेंट स्कीम है ये समझने को आसानी हो जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब बोलते हैं कि एफएसआई कितना है, एफएसआई बढ़ गया, एफएसआई कम हो गया. तो व्हाट एग्जैक्टली दी एफएसआई इज? आपको ये मालूम है कि आपका जो भी प्लॉट एरिया है वो प्लॉट एरिया को एफएसआई इज द कोएफिशिएंट. ओके, तो वो कोएफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दी परमिसिबल बिल्टअप एरिया. जैसे मैंने नीचे में दिखाया है, इफ द एफएसआई इज 1 and your plot area is 5000 square feet, then permissible FSI is 5000 square feet. Okay, if the FSI is 2, so 5000 multiplied by 2, your permissible built up area will be 10,000 square feet. Okay, so FSI is the coefficient which is multiplied to your plot area to arrive to built up area. Okay, अभी हम देखेंगे कि what is exactly the TDR. Now TDR is a compensation given to the plot owner when the land is reserved under various reservations under DP sanction plan. Okay, अभी ये जो DCPR 2034 आ गया है इसमें बहुत सारे रिजर्वेशंस बीएमसी ने डाले हुए हैं. अभी ये रिजर्वेशन क्यों डालते हैं? तो आपको मालूम है जैसे पहले मुंबई सिटी जो डेवलप हो गई वो बहुत सारी ब्रिटिश जमाने में डेवलप हुई थी. तो वो टाइम हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनते थे, पुलिस स्टेशंस बनते थे. ओके, देन देयर वर मेनी स्कूल बिल्डिंग्स. तो ये जो सिविक एम्यूनिटी लगती है तो ब्रिटिश जमाने में बहुत सारी सिविक एम्यूनिटी बन चुकी थी. मगर उसके बाद में जैसे स्वातंत्र के बाद आफ्टर फ्रीडम जो भी मुंबई बढ़ती गई, इट वॉज इन द रिबिन डेवलपमेंट ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ मुंबई. और जो प्राइवेट लैंड थी, तो ये जो डेवलपमेंट प्लान है दिस इनेबल्स द डेवलपमेंट अलोंग विथ सिविक एम्यूनिटीज. जैसे कि कोई भी नया डेवलपमेंट हो रहा है, अभी लिंक रोड बन गया, ओशिवारा बन गया, तो वो एरिया में ये जो सिविक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एम्यूनिटीज लगती है वो डेवलप करने के लिए प्राइवेट जो जमीन होती है, जैसे सरकारी जमीन है तो उसके ऊपर भी सिविक एम्यूनिटी डेवलप होती है. इन एडिशन टू दैट जो प्राइवेट जमीनें होती है इनके ऊपर सरकार रिजर्वेशन डाल देती है. अभी इसके ऊपर रिजर्वेशन कौन से आते हैं? तो इसमें रिजर्वेशन जो है पब्लिक पर्पसेस के, तो गार्डन आएगा, प्लेग्राउंड आएगा, स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा, पब्लिक हाउसिंग आएगा, म्यूनिसिपल हाउसिंग आएगा, लाइब्रेरी आएगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आएगा, हॉस्पिटल आएगा, नए रोड्स बनेंगे, रोड वाइडनिंग होंगे. तो ये इस तरह के बहुत सारे मोर देन 40-50 अलग अलग रिजर्वेशन है वो आपके प्लॉट पे पड़ जाएंगे. तो आप उसके ऊपर रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं बना सकते. अंडर एकोमोडेशन रिजर्वेशन प्रिंसिपल यू कैन कंस्ट्रक्ट द सेम रिजर्वेशन एंड दैट इफ यू हैव अ ट्रस्ट यू कैन रन दैट शो कि आप स्कूल रिजर्वेशन है तो आप स्कूल बांध के आपके ट्रस्ट के अंडर
स्कूल चला सकते हो, या आपका जो प्लॉट है वो लेवल करके कंपाउंड करके आपको बीएमसी को हैंडओवर करना है, उसके बदले आपको कॉम्पनसेटरी एफएसआई मिलता है, एंड दैट कॉम्पनसेटरी एफएसआई इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, दैट इज टीडीआर। अभी ये जो टीडीआर मिलता है इट इज इन अ फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट जिसको डीआरसी बोलते हैं, और ये सर्टिफिकेट मुंबई में आप कहीं भी बेच सकते हो। अभी हम कैसे बेचेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो जहां ये टीडीआर जनरेट हो गया, द सोर्स, ओके, जो प्लॉट पे वो रिजर्वेशन है, तो वो प्लॉट पे जितना प्लॉट का एरिया है मल्टीप्लाइड बाय दैट रेडी रेकनर रेट, ओके, इज योर वैल्यूएशन ऑफ दैट टीडीआर। अभी वो समझो सांता क्रूज में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो वैल्यूएशन को सांता क्रूज की जो लैंड रेडी रेकनर रेट है उसे डिवाइड करेंगे, तो जो एरिया बनता है दैट इज द क्वांटिटी ऑफ योर टीडीआर विच यू आर सेलिंग इनटू सांता क्रूज। अभी ये सांता क्रूज के बदले आप मुलुंड में बेचोगे तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, क्योंकि मुलुंड के रेडी रेकनर रेट से सांता क्रूज या जुहू का रेट ज्यादा है। ओके, तो ये जो रिजर्वेशंस है दे आर अंडर मुंबई डीसीपीआर अप्रूव्ड स्कीम, और आप बीएमसी के समझो वेबसाइट पे जाते हो तो यू विल कम टू नो दैट इन पब्लिक डोमेन वो जो डेवलपमेंट प्लान शीट्स है दे आर अवेलेबल टू चेक। अभी हम कभी भी रीडेवलपमेंट जब भी चालू करते हैं, वी आर्किटेक्ट एंड पीएमसी, मेरे साथ हमारे दोस्त संदीप कनकुटकर साहब भी है, ही इज ऑल्सो वेरी एक्सपर्ट इनटू रीडेवलपमेंट। तो हमारे जैसे आर्किटेक्ट पीएमसी जब भी काम शुरू करते हैं, ओके, तो सबसे पहले हम पूरे प्लॉट की कुंडली चेक करते हैं। तो कुंडली चेक करते समय ये डीपी चेक करना ये पहली हमारी जिम्मेदारी है। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट इज योर प्रीमियम एफएसआई। ये प्रीमियम एफएसआई ऐसा है कि वी पे द प्रीमियम टू कॉर्पोरेशन, ओके, इन रेफरेंस टू द रेडी रेकनर रेट ऑफ लैंड वेयर योर प्लॉट इज लोकेटेड। अभी आपका प्लॉट समझो मुलुंड में है, तो आप जितना प्रीमियम एफएसआई आपको परमिसिबल है मल्टीप्लाइड बाय दैट 60% ऑफ योर रेडी रेकनर रेट। ओके, सो ये जो परसेंट है ये कम ज्यादा होते रहता है। अभी कुछ महीने पहले जो फडणवीस सर की सरकार थी तभी जो रेडी रेकनर रेट और ये परसेंटेज अलग था, अभी उन्होंने 2 बरस के लिए इसमें कटौती की है, बेनिफिट दिए है, और अभी सेल्फ रीडेवलपमेंट जब भी हो जाएगा तो सेल्फ रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में ये जो एफएसआई है वो और सस्ता अपने को मिलेगा। अभी ये जो प्रीमियम एफएसआई है दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द विड्थ ऑफ द रोड अबॉटिंग द प्लॉट। दैट मीन्स आपका जो प्लॉट जो रास्ते पे सामने है, जो रास्ते से आप आपके प्लॉट में एंट्री करते हो, तो वो जो रोड की चौड़ाई है वो चौड़ाई के अनुसार आपको ये प्रीमियम एफएसआई और टीडीआर ये दोनों मिल जाएंगे। ओके, जैसे यदि आपका जो प्लॉट है वो प्लॉट समझो 9 मीटर से कम है तो आपको ये टीडीआर या प्रीमियम एफएसआई मिलेगा नहीं, मगर आपका ये रोड 9 मीटर से ज्यादा है तो आपको ये टीडीआर और प्रीमियम एफएसआई आपको मिल जाएगा। जितना फ्रंटेज रोड चौड़ा हो जाएगा उतना आपको ये प्रीमियम एफएसआई और टीडीआर ज्यादा मिल जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट फंजिबल एफएसआई। अभी आपको याद होगा कि ऑनरेबल म्युनिसिपल कमिश्नर सुबोध कुमार जी जब भी म्युनिसिपल कमिश्नर थे तभी उन्होंने ये फंजिबल का कॉन्सेप्ट लाया। अभी ये क्या था कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली, तो आपको याद होगा कि 2014 के पहले पहले की जो इमारत होती थी, मीन्स ये नियम वो समय आ गया था, तो 12 या 13 2013 को ये नियम आ गया था। उसके पहले हम देखेंगे तो आर्किटेक्चरल फीचर जो अपनी इमारत के बाहर में अपने को मिलती थी वो डेवलपर आपको फ्लावर बेड की हैसियत से बेचते थे और उसको सुपर बिल्टअप में ऐड करके बहुत सारा मुनाफा कमाते थे। तो बीएमसी ने क्या सोचा कि जब ये आर्किटेक्चरल फीचर ये एफएसआई में फ्री ऑफ एफएसआई है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, हाउएवर खाली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसमें खर्चा करके ये डेवलपर लोग ये ऑलमोस्ट सेल रेट के हिसाब से बेच रहे हैं और इन प्रोपोर्शनेट
मुनाफा कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम करें कि ये जो आर्किटेक्चरल फीचर हम डेवलपर को या कोई प्रोजेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूव करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एफएसआई करते हैं, उसको एक गणित में हम बंद करेंगे और उसको मुनाफे के तरीके में बीएमसी देख लेगी। और उस हिसाब से उन्होंने म्यूनिसिपल बिल्टअप एरिया पे 35% 35% ये फंजिबल कॉम्पनसेटरी एफएसआई उन्होंने ऐड कर दिया। अभी आपको याद होगा 10% बालकनी पहले फ्री ऑफ एफएसआई मिलती थी, अभी ये अलग से मुंबई में मिलती नहीं है, इट इज इंक्लूडेड इनटू दैट 35% फंजिबल। तो मोटा मोटी हिसाब के लिए पहले के जो 10% बालकनी थी वो ये 35% में है, तो 10% बालकनी प्लस 25 मिला के वो 35% फंजिबल एफएसआई बीएमसी आज अपने को दे देती है। एक इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि जो रिहैब कंपोनेंट है, मींस एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर का ऑथराइज्ड अप्रूव्ड बिल्टअप एरिया जो है उसके ऊपर जो फंजिबल मिलेगा, इट इज एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ये विना मूल्य मिलेगा। हाउएवर जो सेल एरिया पे डेवलपर को ये फंजिबल मिलेगा, इट विल बी एट अ चार्जेबल कॉस्ट। अगेन ये रेडी रेकनर रेट के सम परसेंटेज चार्ज होता है। अभी रेडी रेकनर रेट जूहू में महंगा है तो वहां सेल का फंजिबल महंगा होगा, और उसके कंपैरिजन में समझो भांडुप या घाटकोपर या बोरीवली ये जो रेडी रेकनर रेट कम है, तो ये फंजिबल का कॉस्ट ऑन सेल कंपोनेंट सस्ता हो जाएगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ऐसी कि जो रिहैब कंपोनेंट पे फंजिबल एरिया मिलता है वो सब जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनको ही देना चाहिए, क्योंकि वो लेके डेवलपर सेल कंपोनेंट को बेच नहीं सकता है। एक तो वो डेवलपर बांधे ही नहीं और बेचे ही नहीं, या डेवलपर एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर को फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे देवे, क्योंकि वो फंजिबल डेवलपर सेल कंपोनेंट में बेच नहीं सकता है। अभी मैंने जैसे बोला कि जो एक्सेस रोड है, तो जितना चौड़ा एक्सेस रोड उतना एफएसआई ज्यादा। मगर कुछ कुछ जगह हमने देखा है कि जो कॉम्पैक्ट एरिया है, हाई डेंसिटी एरिया है, पुराने इलाके के एरियाज है, उनके रोड जो है वो 9 मीटर से कम है। तो अभी 9 मीटर के नीचे जो रोड है उनको टीडीआर नहीं है, प्रीमियम एफएसआई नहीं है। तो ऑनरेबल म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब ने क्या बोला कि जो रोड 9 मीटर से कम है उनको हम वाइड करेंगे, चौड़ा करेंगे, रास्ते के दोनों साइड से वाइडनिंग करेंगे, और उसके बाद में वो जो रास्ते के दोनों बाजू रोड है उनको नियम के अनुसार प्रीमियम एफएसआई और टीडीआर ये दोनों मिल जाएंगे। उसकी एक प्रोसेस है कि आपको वार्ड ऑफिस में एप्लीकेशन देना पड़ता है, बाद में वो ऑनरेबल म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब के ऑफिस में वो परमिशन जाती है, सजेशन ऑब्जेक्शंस लिए जाते हैं, एंड देन इफ देर आर नो टेक्निकल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, उसमें जो है आपका जो रास्ता है वो चौड़ा होके आपको टीडीआर और प्रीमियम एफएसआई का बेनिफिट मिलता है। अभी हम देखेंगे कि मोटा मोटी कॉरपोरेशन के अंडर मुंबई में एफएसआई कितना मिलता है। तो अंडर क्लॉज नंबर 30 टेबल नंबर 12 ये आप देखेंगे तो आइलैंड सिटी मींस साउथ मुंबई से लेके सेंट्रल लाइन पे सायन तक, और साउथ मुंबई से लेके माहिम मच्छीमार कॉलोनी तक जहां मिठी रिवर क्रॉस होती है वो एरिया तक, या एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो एरिया में रिक्शा जाती नहीं है दैट इज मुंबई आइलैंड सिटी, और जहां रिक्शा जाती है दैट इज मुंबई सबब, ईस्टर्न सबब, वेस्टर्न सबब। तो ये क्लॉज नंबर 30 के हिसाब से आइलैंड सिटी में क्या क्या एफएसआई अवेलेबल है। अभी हम फर्स्ट रो देखेंगे तो रोड विड्थ लेस देन 9 मीटर, तो उसको सिर्फ बेसिक एफएसआई मिलेगा 1.33, उसको कोई टीडीआर या प्रीमियम एफएसआई नहीं मिलेगा। मगर वो समझो रोड चौड़ा हो जाएगा मिनिमम 9 मीटर, या एग्जिस्टिंग रोड इज मोर देन 9 मीटर अप टू 12 मीटर, तो उनको बेसिक एफएसआई मिलेगा 1.33 प्लस 0.5 एफएसआई प्रीमियम, और 0.17 ये मिलेगा उनको टीडीआर, जिसको टोटल हो जाएगा 2 एफएसआई। ओके, और इसमें कोई चौड़ा रोड रहेगा 27 मीटर एंड अबव,
तो उनको 1.33 बेस प्लस 0.84 प्रीमियम, 0.83 टीडीआर, तो 3 एफएसआई तक मिल जाएगा। अभी ये जो है ये विदाउट कोई रीडेवलपमेंट स्कीम के एफएसआई है। अभी सबब में देखेंगे तो अभी सेकंड रो देखेंगे 9 मीटर एंड अबव अप टू 12 मीटर, तो उसको कितना मिलता है? 1 बेसिक एफएसआई, 0.5 is the premium FSI and admissible TDR is 0.5, तो 2 FSI अपने को कम से कम मिल जाता है। अब ये DCPR आने के पहले भी हम क्या बोलते थे मुंबई में सबब में क्या FSI है? एक बेस FSI है और एक TDR है। अभी ये जो एक TDR है इट इज डिवाइडेड, जो हम मार्केट से खरीदते थे उसमें अभी बहुत सारा TDR ऑलमोस्ट 50% ये प्रीमियम FSI के तहत कॉर्पोरेशन ही आपको देती है एंड एट अ डिस्काउंटेड रेट, जिससे क्या हो गया? आपका जो एक्सपेंडिचर है प्रोजेक्ट का वो घट गया। सो मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, जिसके वजह से आपका जो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी है वो अच्छा हो गया। तो अभी समझो 9 मीटर के रास्ते हैं तो मिनिमम परमिसिबल एफएसआई इज 2 एंड 27 मीटर एंड अबव रोड विड्थ होगी तो जो मिल जाता है एफएसआई 2.5। मीन सबब में जो एफएसआई है जो रेगुलर स्कीम में ये 2 से 2.5 तक रेंज करेगा। अभी हम देखेंगे कि मुंबई डीसीपीआर के अंडर मुंबई सिटी और मुंबई सबब में कौन सी रीडेवलपमेंट स्कीम्स है। अभी हम सीरियली जाएंगे अंडर 33 क्लॉज जिसमें ये सब रीडेवलपमेंट स्कीम्स मेंशन किए हैं। तो इंपॉर्टेंट इज 33(5) दैट इज फॉर म्हाडा। ओके, तो जो भी म्हाडा के प्लॉट है आपको मालूम होगा तो डीएन नगर में म्हाडा के प्लॉट है। अभी सेंट्रल लाइन में हम देखेंगे तो पंत नगर है, कन्नमवार नगर है, नायडू नगर है। तो ये जो सब म्हाडा कॉलोनीज है जो ओरिजिनल म्हाडा की जमीन है, जो लीज पे वो इमारतों को जो सोसाइटीज है उनको दी गई है और उसके ऊपर की जो बिल्डिंग है वो फ्री ओनरशिप पे जिसका कन्वेयंस होता है और जमीन का लीज डॉक्यूमेंट होता है। अभी ये जो दिए हुए हैं दे आर बेसिकली ओरिजिनली फॉर वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप। तो ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी कैटेगरी को जो म्हाडा की स्कीम्स है उसको अभी हमको रीडेवलप करना है। तो एफएसआई कितना है? तो यदि आपका प्लॉट 4000 स्क्वायर मीटर तक है तो प्लॉट एरिया आपका 3 एफएसआई आपको प्लॉट एरिया पे मिल जाएगा। ओके, यदि आपका जो प्लॉट एरिया है जो 4000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो आपको 4 एफएसआई मिलेगा, मगर रोड विड्थ मिनिमम 18 मीटर होनी चाहिए। ओके, इसका एक छोटा टेबल हमने नीचे दे दिया है। जैसे लेस देन 4000 स्क्वायर मीटर प्लॉट एनी रोड विड्थ, ओके, और 18 मीटर के नीचे की रोड विड्थ है तो आपको 3 एफएसआई है। यदि प्लॉट एरिया 4000 मीटर के ऊपर है मगर रोड विड्थ 18 मीटर से कम है तो 3 एफएसआई है, और यदि प्लॉट एरिया 4000 मीटर से ज्यादा है और रोड विड्थ 18 मीटर से ज्यादा है तो आपको 4 एफएसआई मिल जाएगा। अभी इसमें जो रिहैब कंपोनेंट है मीन्स एग्जिस्टिंग लोगों को क्या इंसेंटिव है, उनको क्या मुनाफा हो जाएगा, तो इसमें क्लियर कट दिया है कि जो इंसेंटिव है या बेसिक एंटाइटलमेंट है दैट इज योर कारपेट एरिया प्लस 35%। तो क्या हो गया? समझो कोई ईडब्ल्यूएस या एलआईजी का 200 फुट का घर है तो अभी 200 फुट पे 35% आपको एंटाइटलमेंट मिल जाएगा, तो मोटा मोटी समझो 65 से 70 फुट मिलेगा। तो समझो इस आपको 70 फुट लेंगे तो आपका हो गया 200 प्लस 70 270, मगर यहाँ लिखा हुआ है दैट मिनिमम एंटाइटलमेंट विल बी 35 स्क्वायर मीटर दैट इज 376। तो इरिस्पेक्टिव 270 हो या 300 हो या 350 हो, मिनिमम एरिया उनको कितना मिलेगा? 376 स्क्वायर फीट। ओके, अभी एडिशनल एंटाइटलमेंट क्या मिलेगी? समझो आपका प्लॉट 2000 फुट है या 2500 फुट है। ओके, टिडबिट एरिया जो आपके प्लॉट के आजू बाजू में जो एरिया है जो आपको लीज डॉक्यूमेंट में दिया नहीं है मगर आप वो आजू बाजू में है इसलिए आप वापरते हैं, उसको टिडबिट एरिया बोलते हैं। वो टिडबिट एरिया और आपका प्लॉट एरिया उसका टोटल समझो 2500 फुट है तो आपको 3 ही एफएसआई मिलेगा।
और ये बेसिक एंटाइटलमेंट। मगर आप आपके जो बाजू का प्लॉट है उसको भी साथ में लेके, दो प्लॉट साथ में आगे कॉम्बिनेशन में अमालगमेशन करके रीडेवलप करेंगे तो आपका प्लॉट हो गया 5,000 स्क्वायर फुट, 5,000 स्क्वायर मीटर। तो क्या हो गया, 4,000 स्क्वायर मीटर और 2 हेक्टर, ये तो 20,000 स्क्वायर मीटर जो प्लॉट एरिया है उनको एडिशनल 15% इंसेंटिव मिलेगा। ओके, और 2 हेक्टर टू 5 हेक्टर मीन्स 20,000 स्क्वायर मीटर से 5,000 50,000 स्क्वायर मीटर तक प्लॉट है तो 25%, और 10 हेक्टर से ऊपर प्लॉट है तो 45% ये आपको इंसेंटिव एडिशनल मिलेगा। मीन्स 376 प्लस ये एडिशनल इंसेंटिव। इसका मतलब है कि आप आजू बाजू के प्लॉट को साथ में लेके या आपके पीछे के प्लॉट को साथ में लेके करेंगे तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा। दूसरी चीज क्या होगी, आपको टिटबिट भी ज्यादा मिलेगा, प्लॉट एरिया ज्यादा होगा, जिससे आपकी प्लानिंग जो है वो आसान हो जाएगी। इसीलिए आप प्लॉट बड़ा करके करोगे, ज्यादा लोग साथ में आओगे और प्यार से रीडेवलपमेंट कोऑपरेशन से जाओगे तो आपको और मुनाफा मिलेगा। अब ये रीडेवलपमेंट में रिहैब बिल्टअप एरिया कैसा सर्टिफाई होता है, तो आपका जो बेसिक कारपेट एरिया विद बेसिक एंटाइटलमेंट प्लस आपको जो एडिशनल एंटाइटलमेंट जो टेबल ए में दिखाई है वो, अभी वो जो कारपेट एरिया आएगा उसके ऊपर 20% वॉल एरिया टू वर्क इट आउट बिल्टअप एरिया ऐड होगा, और वो जो आएगा इट विल बी कॉल्ड एज रिहैब बिल्टअप एरिया। अभी ये रिहैब पे जो फंजिबल मिलेगा इट विल बी फ्री ऑफ प्रीमियम कॉस्ट, मीन्स ये मुफ्त मिलेगा। इसके बाद डेवलपर को कितना एफएसआई मिलेगा, तो उसका एक गणित गवर्नमेंट ने बनाया है। जो आपका रिहैब कंपोनेंट है उसके ऊपर सम परसेंट इंसेंटिव फॉर डेवलपर जो बेच के उसके पैसे में, उसके मुनाफे में वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है। अभी इसके लिए क्या किया है कि उन्होंने गणित ऐसा बनाया है कि डेवलपर को इन प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट नहीं हो जाए। क्यों, क्योंकि समझो जूहू में या कोई दूसरे अच्छे जहाँ महंगा एरिया है उसमें ये रीडेवलपमेंट स्कीम करेंगे तो उसमें सेलेबल एरिया ज्यादा है तो बेचेगा तो उसको रेवेन्यू बहुत होगा तो इम्प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट हो जाएगा। ये नहीं हुए, इसलिए एक बेसिक रेशो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ने ये बनाया है। ये बेसिक रेशो क्या है, एलआर डिवाइडेड बाय आरसी। एलआर इज लैंड रेट एज पर रेडी रेकनर एंड आरसी बोले तो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन एज पर रेडी रेकनर। आज अभी रेडी रेकनर का रेट है अंदाजा 2,500 रुपया पर स्क्वायर फुट, और लैंड रेडी रेकनर क्या है, वो जो आपके जो लोकेशन है, जैसे कि समझो कन्नमवार नगर है तो उसमें 4,500 से 5,000 रुपया पर स्क्वायर फीट ये आपका रेडी रेकनर रेट वो सेंट्रल सबब में आ गया। तो लैंड रेट समझो 10,000 है या 10,500 है और कंस्ट्रक्शन रेट 2,500 है, तो आपका जो रेशो आएगा इधर इट विल बी 2 और लेस देन 2। ओके, अभी लेस देन 2 आता है, जैसे कि कंदमवार नगर के आजू बाजू में वो रेट आता है विक्रोली के यहाँ। तो इफ द रेशो इज अप टू 2 then the developer will get 70% of incentive over and above your rehab component। तो rehab component समझो 10,000 स्क्वायर मीटर है तो 7,000 स्क्वायर मीटर ये डेवलपर को मिलेगा उसका इंसेंटिव। ओके, अभी जैसे मैंने बोला कि समझो 3 एफएसआई है और आपका प्लॉट एरिया समझो 3,000 स्क्वायर मीटर है तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 एफएसआई तो 9,000 स्क्वायर मीटर आपका प्लॉट हो गया। अभी 9,000 में समझो ये बेसिक जो रिहैब कंपोनेंट प्लस इंसेंटिव करके 7,000 है तो 2,000 स्क्वायर मीटर का एफएसआई और बचता है। ये 2,000 स्क्वायर मीटर का एफएसआई अगेन माड़ा और डेवलपर इसके बीच में शेयरिंग होता है। अगेन देयर जो बेसिक रेशो है जैसे कि अप टू 2 है तो 45% डेवलपर को मिलेगा, 55% माड़ा को मिलेगा। मीन्स डेवलपर को जो बचने वाला 2,000 स्क्वायर मीटर है उसका 55% बांध के माड़ा को दे देने का है। इफ द रेशियो इज बिटवीन 2 to 4 then developer will get 40% and माड़ा will get 60%। ओके,
ये एक गणित किया हुआ है। और हमने देखा कि ये जो शेयरिंग प्रिंसिपल है ये डेवलपर लोगों को फीजिबल नहीं होता है। इस वजह से ये नए नियम में वापस उसके पहले की जो स्कीम थी प्रीमियम एफएसआई की, तो प्रीमियम क्या है कि जो एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया है उससे जो ज्यादा एफएसआई मिल रहा है, जो 3 एफएसआई इज द अपर कैप, तो 3 एफएसआई का जो बिल्टअप एरिया लेस योर एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया, जो एरिया बचता है उसके ऊपर म्हाडा को अपने को प्रीमियम देना पड़ता है। अगेन वो जो एलआर और आरसी का रेशो है वो रेशो के तहत समझो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बिल्डिंग है तो 40% ऑफ रेडी रेकनर रेट के हिसाब से आपको प्रीमियम भरना है। इफ इट इज फॉर एमआईजी इट इज 60% और एचआईजी है तो 80% की है। और रेशो समझो 2 से 4 है तो देयर विल बी डिफरेंट परसेंटेज एज पर टेबल। अभी ये जो परसेंटेज ऑफ प्रीमियम अपने को ये जो कॉस्ट भरनी पड़ रही है, तो आज 4-5 दिन पहले ही एक म्हाडा ने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट भेजा है कि ये जो अलग अलग प्रीमियम भरने पड़ रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस भरने पड़ रहे हैं, इसमें थोड़ी कटौती करो जिससे म्हाडा के प्रोजेक्ट फिजिबल हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमको सपोर्ट मिलेगा और ये जो प्रोजेक्ट है वो रीडेवलपमेंट में आगे आएंगे। क्योंकि म्हाडा अभी अप्रूविंग अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी हो चुकी है। इसके वजह से कोई कन्नमवार नगर या डीएन नगर का कोई प्रोजेक्ट है तो वो बीएमसी में अप्रूवल को नहीं जाएगा, इट विल गो टू म्हाडा फॉर इट्स ऑल अप्रूवल। इसके बाद अभी समझो 4000 स्क्वायर मीटर के ऊपर का प्लॉट है तो इसमें 3 जो एफएसआई है वो पूरा सोसाइटी को, डेवलपर को मिल जाता है और ऊपर का एक एफएसआई है दैट इज शेयर्ड बिटवीन म्हाडा एंड डेवलपर एंड सोसाइटी। तो 2/3 एरिया म्हाडा को मिलता है और 1/3 एरिया जो है वो डेवलपर या सोसाइटी को मिलता है। और ये 2/3 म्हाडा को जो है वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट बांध के देना है। और म्हाडा ये जो फ्लैट्स मिलेंगे वो लोकेलिटी में जो भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल है जिनको पीएपी बोला जाता है, ऐसे लोग जिनका घर ये रोड वाइंडिंग में चला गया है या मेट्रो में चला गया है या कोई रिजर्वेशन में चला गया है, तो वो जो अफेक्टेड लोग है उनको म्हाडा ये घर जो मिलते हैं वो दे दे। तो मोटा मोटी ये गणित है और ये गणित बाकी भी बहुत सारी रीडेवलपमेंट स्कीम को कॉमन है। सो व्हाट इज ए योर प्लॉट एरिया मल्टीप्लाइड बाय 3 एफएसआई और परमिसिबल एफएसआई, ओके, minus B is what your rehab component plus incentive which is given to developer as per table, okay। तो A minus B जो C जो बच जाता है, जो मैंने हिसाब में बोला 2000 स्क्वायर मीटर, again that will be shared between developer and MHADA as per table C. Either it will be shared up to plot having area of 4000 स्क्वायर मीटर और वो प्रीमियम दे सकते हैं, मगर 4000 मीटर के ऊपर प्लॉट है तो वो शेयरिंग प्रिंसिपल पे ही जाना पड़ेगा। द सेकंड स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर 33/7 स्कीम विच इज फॉर सेस्ड बिल्डिंग ओल्ड, जो हम बोलेंगे कि गिरगांव, दादर, माटुंगा, लालबाग, इसमें जो पुरानी पुरानी चाल है मोटा मोटी, ये इनके लिए ये स्कीम है। नाउ 33/7 इज नॉट फॉर सबर्ब्स, इज ओनली फॉर मुंबई आइलैंड सिटी। और ये सेस्ड टेनेंटेड बिल्डिंग, ओनर ऑक्यूपाइड टेनेंटेड बिल्डिंग जो पागड़ी पे चलती है, जो भाड़ा है, ओके, वो सिस्टम पे जो इमारतें है इनको ये 33/7 नियम लागू हो जाएंगे। अभी इसमें क्या है कि ये जो सेस्ड टेनेंटेड बिल्डिंग्स है दे शुड बी इन एग्जिस्टेंस प्रायर टू 30 जून 1969। इसके पहले ये इमारत ऑक्यूपाइड है तो ही ये सेस्ड इनको ये 33/7 लागू हो जाएगा। 33/7 के बाद की जो कोई बिल्डिंग है तो उनको वो लागू नहीं होता। अभी ये सेस्ड बिल्डिंग क्या है, आपको मालूम है जो टेनेंट होते थे पागड़ी सिस्टम पे उनको 40-50 रुपया 20 रुपये भाड़ा रहता था। उसके बाद में रेंट कंट्रोल एक्ट आ गया और ये सब टेनेंट जो है वो प्रोटेक्टेड हो गए। ये तभी एविक्ट हो सकता है जब भी ओनर कोर्ट में जाके वो टेनेंट के खिलाफ केस जीतता है कि ओनर को वो टेनेंटेड प्रीमाइसेस की जरूरत है मगर टेनेंट को जरूरत नहीं है, टेनेंट के और भी कोई अलग घर है या वो पैसे वाला है
और उसको ये कोई टेनेंट या प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसे जो प्रोटेक्टेड टेनेंट्स है और कोर्ट में कोई केस नहीं हुई है, तो ऐसे जो टेनेंट है तो वो टाइम क्या हो गया, प्रोटेक्शन मिलने के बाद वो बिल्डिंग रिपेयर नहीं हो पाई, क्योंकि डेवलपर बोलेगा कि 30 रुपए में मैं कहाँ से मेरा पैसा डाल के ये बिल्डिंग रिपेयर करूंगा, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग थे वो भी पैसा नहीं निकाले, तो बिल्डिंग डिलैपिडेटेड हो गई। तो माड़ा की जो सब्सिडरी है रिपेयर बोर्ड, तो वो रिपेयर बोर्ड ने वो बिल्डिंग टेक ओवर करके वो रिपेयर कर दी, और वो रिपेयर होने के बाद वो जो खर्चा किया है वो रिपेयर सेल्स के अगेंस्ट वो रिकवर कर दिए। ठीक है, तो जो बिल्डिंग म्हाडा ने रिपेयर की है और उसका रिपेयर सेस इनको चालू है, दोज बिल्डिंग्स आर कॉल्ड एज सेस्ड बिल्डिंग। तो वही बिल्डिंग को म्हाडा एडिशनल एफएसआई देती है और एनओसी देती है, एनओसी के साथ साथ में वो एफएसआई सर्टिफाई करती है। अभी इसमें एफएसआई कितना मिलता है, इसमें एफएसआई जो आपका प्लॉट एरिया है मल्टीप्लाइड बाय 3 एफएसआई और योर रिहैब कंपोनेंट प्लस इंसेंटिव। ओके, अभी रिहैब कंपोनेंट कैसा होगा, तो वहां मिनिमम 300 स्क्वायर फीट ये एंटाइटलमेंट दे दी है। यदि किसी का 50 फुट का छोटा कोने का खोली भी है, संडास के बाजू में है, स्टेयरकेस के नीचे में आजू बाजू में कहीं है, तो उसको भी 300 फुट मिल जाएगा। या किसी का 100 फुट का एक खोली है, या 100 फुट के उनका लिविंग रूम और किचन मिला के 200 फुट है, तो उनको भी ये 300 फुट मिल जाएगा। इन एडिशन टू दैट उनको फंजिबल एफएसआई भी मिल जाएगा। ओके, अभी ये जो मिनिमम एरिया 300 मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा एरिया 1292 स्क्वायर फीट ये मिल सकता है। अभी इंसेंटिव कितना मिलेगा, तो इफ इट इज इंडिविजुअल प्लॉट तो इनको इंसेंटिव मिलेगा 50%। ओके, और अभी ये मुंबई डीसीपीआर में 5% एडिशनल इंसेंटिव दे दिया है, जिसके वजह से क्या होगा कि प्रोजेक्ट थोड़ा और फीजिबल हो जाएगा। ओके, ये फीजिबल होने के वजह से ये प्रोजेक्ट में ज्यादा लोग जो है वो जुड़ जाएंगे। अभी समझो दो आजू बाजू में प्लॉट है या दो आजू बाजू की चॉल है, सेपरेट सेपरेट प्लॉट, सेपरेट ओनरशिप, या एक ही ओनर के अलग अलग प्लॉट्स है और वो साथ में आएंगे, तो 60% इंसेंटिव है और 8% एडिशनल इंसेंटिव। यदि 6 और उससे ज्यादा प्लॉट साथ में आएंगे तो इंसेंटिव ऑन बेसिक एफएसआई जो ऑन रिहैब कंपोनेंट है तो 70% और एडिशनल इंसेंटिव टू रिहैब कंपोनेंट 15% मिल जाएगा। अब ये रिहैब कंपोनेंट कैसे वर्किंग किया जाता है, तो आपका जो एग्जिस्टिंग कारपेट है, ओके, वो एरिया प्लस कॉमन एरिया प्रोपोर्शनेटली वो डिवाइड होता है। कॉमन एरिया बोले तो क्या, आप देखेंगे कि गिरगांव में वगैरह जो पुरानी चॉल है, तो देवर ए टिपिकल प्लान, फ्रंट में वो स्टेयरकेस होती थी, बाद में एक लंबा चौड़ा पैसेज होता था, और पैसेज को एक तो एक साइड या दोनों साइड, जैसे बीडीडी चॉल है नायगांव या वर्ली में, तो उनको बहुत बड़ा 8-8 फुट का बीच में पैसेज है और दोनों साइड में रूम्स है, तो वो पैसेज और एक साइड में उनको टॉयलेट ब्लॉक रहता था, मींस वॉशिंग एरिया प्लस डब्ल्यूसी एरिया। तो ये जो कॉमन एरिया आता है वो भी उनका एग्जिस्टिंग एरिया में ऐड होता है। और यदि समझो चॉल टाइप नहीं है, और ये दादर में हम देखेंगे हिंदू कॉलोनी में पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है, या दादर में और या लालबाग में या अंबेडकर रोड पे लोअर परिल में बिल्डिंग्स है, उनको बालकनीज भी है खुद, मींस लिविंग रूम को बालकनी है या बाजू के रूम को बालकनी है, तो वो बालकनी एरिया भी ऐड होगा, और उसकी टोटल करके उसके ऊपर जो बिल्टअप एरिया बनाते हैं, तो कारपेट एरिया प्लस 20% ऑफ wall area to arrive to a built up, that will give you a pure rehab component। अभी ये rehab component पे जो 50 या 60% इंसेंटिव है वो मिलेगा, तभी अपने को पता चलेगा प्लॉट एरिया मल्टीप्लाइड बाय 3% और रिहैब एरिया प्लस इंसेंटिव विच एवर इज मोर, तो उनमें जो ज्यादा आएगा वो आपको बेनिफिट मिलेगा। जनरली दादर में जो बिल्डिंग्स है, माटुंगा में जो बिल्डिंग्स है, वो बेसिकली प्लॉट एरिया 3 के हिसाब पे मोटा मोटी जाती है। मगर आप देखेंगे लैमिंगटन रोड पे, तो लैमिंगटन रोड पे चिपक के 4-4, 5-5 माले की चॉल है, जिसमें हार्डली 3-3.5 फुट की जो हाउस गली है
सर्विस गली जिससे ड्रेनेज लाइन जाती है, गटर लाइन जाती है, तो उसमें हमने देखा तो 3 FSI ऑलरेडी कंज्यूम्ड है। तो अभी ऑलरेडी कंज्यूम 3 FSI को रीडेवलप करने को प्लॉट एरिया मल्टीप्लाइड बाय 3 FSI कैसा पूरा पड़ेगा? पूरा पड़ेगा नहीं। तो डेवलपर बांधेगा क्या, बेचेगा क्या? इसीलिए वहां क्या होता है, वो 3 FSI प्लस 50 या 60% इंसेंटिव, इफ वी कंसिडर 50%, तो 3 प्लस 50%, तो उनका FSI तकरीबन 4.5 तक जाता है। ओके, तो ही वो प्रोजेक्ट जो है वो फीजिबल होता है। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी ये जो टेनेंटेड बिल्डिंग्स है, इसके रीडेवलप करने के लिए 51% टेनेंट की कंसेंट जरूरी है। अभी 51% होने के बावजूद कुछ टेनेंट परेशान कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो म्हाडा लीगल एक्शन लेके वो टेनेंट को एविक्ट कर सकती है, जिससे 2-4 मुट्ठी भर लोग निगेटिविटी फैलाकर ये रीडेवलपमेंट को परेशान नहीं करे, रीडेवलपमेंट जो स्कीम है उसको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। इस वजह से एक कायदा है कि 51% कंसेंट होने के बाद ये सक्सेसफुली रीडेवलपमेंट आगे जाएगा। पहले ये 70% था, मगर इसके पहले की जो फडणवीस सरकार थी उन्होंने ये 51% पे कंसेंट लाके दे दिया। ओके, अभी इन केस समझो कोई 69 के पहले की सब बिल्डिंग्स है टेनेंटेड सेज बिल्डिंग, और वही बिल्डिंग में समझो ओनर ने बाद में 69 के बाद में थोड़ा आगे 10-15 साल में कोई एक छोटा सा स्ट्रक्चर हॉल खुद के लिए या टेनेंटेड के लिए बांधा है, तो वो जो टेनेंटेड नहीं है, सेज नहीं है, ऐसा समझो स्ट्रक्चर वही प्लॉट में होगा, और उसका लैंड कंपोनेंट मींस जो बिल्टअप एरिया वो नॉन सेज स्ट्रक्चर का होगा, उसका प्रोपोर्शनेटली लैंड कंपोनेंट हम निकालेंगे, और इफ इट इज विद इन 25% ऑफ टोटल प्लॉट एरिया, तो दोनों नॉन सेस्ट और सेस्ट स्ट्रक्चर मिला के वो प्रोजेक्ट ये 3 FSI या रिहा प्लस 50% FSI के गणित पे आगे जाएगा। यदि समझो नॉन सेस्ट कंपोनेंट 25% से ज्यादा है, तो जो 25% के ऊपर का एरिया है दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट प्लॉट एरिया, और उसका लैंड कंपोनेंट निकाल के जो अंडर क्लॉज 30 टेबल नंबर 12 के हिसाब से जो हमको परमिसिबल FSI मिलता है, वो लैंड कंपोनेंट का वो परमिसिबल FSI निकाल देने का, सेस्ट कंपोनेंट प्लस 25% उसका 3 या रिया प्लस 50% करने का, और उसका टोटल करके जो टोटल आएगा दैट विल बी योर परमिसिबल FSI और परमिसिबल मैक्सिमम बिल्टअप एरिया। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, आज के सेमिनार में मैं कॉमन लोगों को ये सब थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि ये होगा तो ऐसा होगा, वो होगा तो वैसा होगा, ये सब मैं ये नॉन टेक्निकल सेमिनार में मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो दिस इज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड कि आपको थोड़ा आसान करके ये मैं समझा रहा हूँ। अभी इसके बाद की जो स्कीम है दैट इज 33(7)(a। वो कौन सी स्कीम है? तो वो है जो ऑथराइज डिलैपिडेटेड टेनेंटेड बिल्डिंग इन सबब एंड डिलैपिडेटेड नॉन सेस्ट टेनेंटेड। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सेस के साथ समझो 25% में नॉन सेस्ट कंपोनेंट है, तो वो साथ साथ में निकल जाएंगे। मगर कोई इमारत 69 के बाद की है, ओके, टेनेंटेड, जैसे दादर में बहुत सारी कुछ इमारतें हैं और सबब में भी बहुत सारी टेनेंटेड इमारतें हैं जो डिलैपिडेटेड है, ऑथराइज्ड है, ओके, तो वो इमारत जो अपने को डेवलप करनी है, तो 33(7)(a मीन्स ऑथराइज्ड डिलैपिडेटेड tenanted buildings in suburb and dilapidated non-sys tenanted buildings in island city. ओके, इसके लिए 33(7)(a अपने को मंजूर होता है। इसमें भी वही FSI का गणित है, रिहाब एरिया प्लस इंसेंटिव और परमिसिबल FSI ऑन प्लॉट एज पर टेबल 12 अंडर रेगुलेशन 30(a)(1। जो मैंने आपको बताया कि समझो नॉन से स्ट्रक्चर तुम्हारा इधर सिटी में है या सबब में है, तो ये टेबल के अनुसार जो आपको FSI मिलेगा या रिया प्लस 50% विच एवर इज मोर, उस हिसाब से हमको ये जाना है। जनरली सबब में है तो वो 2 से 2.5 तक ही जाता है,
क्योंकि सबब में मोटा मोटी वो विद इन एफएसआई में वो बिल्डिंग बांधी है। ये जो लैमिंगटन रोड जैसा केस सबब में बहुत एक्सेप्शनल है, इसीलिए ये जो टेबल नंबर 12 के हिसाब से मोस्टली एफएसआई अपने को मिल जाता है। अभी इसमें भी ईच टेनेंट वो भले 100 स्क्वायर फुट ऑक्यूपाई करता हो या 200 फुट करता हो, उसको मिनिमम 300 मिलेगा और मैक्सिमम 1292 स्क्वायर फीट मिलेगा। और जो नॉन रेसिडेंशियल ऑक्यूपायर है उसको जितना एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया है उतना एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया मिल जाएगा, प्लस जो 35% बिल्टअप एरिया पे फंजिबल है वो भी मिलेगा। ओके, अभी इंसेंटिव क्या मिलता है? अभी समझो सिंगल प्लॉट है तो इंसेंटिव 50% मिलेगा और एडिशनल इंसेंटिव टू रिहैब मेंबर 5%। यदि 2 से 5 प्लॉट साथ में आके कोई अमालगमेट करके बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तो इंसेंटिव जो है रिहैब एरिया पे जो एग्जिस्टिंग प्लस जो इंसेंटिव 50% है वो ये केस में 60% मिलेगा और 8% एडिशनल रिहैब जो परसेंट है वो मेंबर को मिलेगा। सेम थिंग 6 और मोर 70% एंड 50%। अभी फॉर पर्पस ऑफ रिहैब कैलकुलेशन इसमें एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया प्लस बालकनी एरिया सब्जेक्ट टू मिनिमम 300 स्क्वायर फीट, ये टोटल मिला के भी 300 से कम हो गया, फिर भी मिनिमम सर्टिफाइड एरिया विल बी 300 स्क्वायर फीट प्लस 20% टुवर्ड्स ऑल एरिया टू वर्क इट आउट रेशो फ्रॉम कारपेट टू बिल्टअप। अभी इसके ऊपर जो फंजिबल मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ प्रीमियम रहेगा। इसमें भी मिनिमम कंसेंट 51% है, मगर एक कंडीशन है जिसमें नो टेनेंसी विल बी क्रिएटेड आफ्टर 13/6/1996। तो 96 के बाद में कोई नई टेनेंसी क्रिएट होगी तो वो जो है आप उसको घर दे सकते हो मगर वो सेल एरिया से दे सकते हैं, वो एरिया सर्टिफाई नहीं हो जाएगा। रिहैब एरिया का जो सर्टिफिकेशन है वो इसमें नहीं होता है। और ये जो टेनेंट की लिस्ट है वो एमसीजीएम मींस मुंबई कॉर्पोरेशन ही सर्वे करके और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चेक करके सर्टिफाई करती है। अभी ये 33(7)(b for residential housing societies. Now this scheme is for housing societies in suburbs and housing societies into island city which are 30 years old, excluding buildings covered under 33(7) and 33(7)(a means tenanted building इसमें आएगी नहीं, जो ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स है, ओके, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेनली है, ये सब बिल्डिंग जो है वो 33(7)(b में हमको रीडेवलप करनी है। इसमें भी वही गणित है, एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया प्लस इंसेंटिव और परमिसिबल एफएसआई एज पर टेबल 12। वही हो गया कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑथराइजली ज्यादा ऑक्यूपाइड नहीं है तो वो 2 से लेके 2.5 तक जो रेंज हमने देखा 9 मीटर से लेके 27 मीटर प्लस रोड पे जो है वही एफएसआई अपने को मिलेगा। सो अपर कैप बढ़ेगी नहीं, मगर विद इन दैट कैप ये और एक इंसेंटिव मिला है। व्हाट इज दैट इंसेंटिव? 15% इंसेंटिव ऑन एग्जिस्टिंग ऑथराइज्ड बिल्टअप एरिया और 10 स्क्वायर मीटर पर एग्जिस्टिंग रेसिडेंशियल टेनामेंट। अभी एक हिसाब के लिए 10,000 स्क्वायर फुट की कोई इमारत है तो उसके ऊपर 15% एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा, नॉट ओवर एंड अबव योर एफएसआई कैप बट विद इन एफएसआई कैप। तो 10,000 पे 15% बोले तो 1,500 स्क्वायर फीट, मगर इसमें समझो 20 फ्लैट है, ओके, 500 फुट के समझ लो, तो समझो 20 फ्लैट है तो एवरी फ्लैट विल गेट 10 स्क्वायर मीटर मीन्स अप्रोक्सीमेटली से 100 स्क्वायर फीट। तो क्या होगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 200 फुट होगा। तो विच एवर इज मोर तो 200 नहीं सॉरी 2000 100 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाय 20 टेनामेंट्स तो 2000 स्क्वायर फुट। तो 1,500 15% का इंसेंटिव या 2000 10 स्क्वायर मीटर पर मेंबर का इंसेंटिव। तो 2000 ज्यादा है तो हम 10 स्क्वायर मीटर पर एग्जिस्टिंग रेसिडेंशियल टेनामेंट उसके ऊपर जाएंगे। तो इसका एक ही बेनिफिट है, ये जो समझो 2000 स्क्वायर फीट का इंसेंटिव मिला है तो उतना आपको टीडीआर जो है मार्केट से कम खरीदना पड़ेगा। सो देयर विल बी सेविंग इन परचेस ऑफ टीडीआर। तो एवरी मनी सेव्ड
इज मनी अर्नड। समझ में आ गया? ये जो इंसेंटिव 33(7)(b में दिया है, इट इज नॉट ओवर एंड अबव योर FSI, परमिसेबल FSI लिमिट, बट इट इज यूज टू बी विद इन द लिमिट, जिससे ये फ्री आपको मिलेगा, उतना TDR कम खरीदना पड़ेगा। अभी ये जो स्कीम है 33(7)(b, ये 33(7) और 33(7)(b, ये दो स्कीम साथ में हम मिला के कर सकते हैं। ओके, कोई ऐसी सोसाइटी है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है पार्ला में, जहां टेनेंट्स भी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, और वो 96 के बाद कोई टेनेंसी नहीं है, मगर वो 69 के बाद की वगैरह बिल्डिंग है। तो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 33(7)(b का इंसेंटिव मिल सकता है, और टेनेंट है तो हम 33(7)(a से वो टेनेंट का इंसेंटिव लेके उसका कॉम्बिनेशन करके ये प्रोजेक्ट हम ज्यादा आसान करके ले सकते हैं। 33(7)(b scheme will not be combined with any other redevelopment scheme like 33(5), 33(7), 33(8), 9, 9A, जो भी आगे लिखा है। तो 33(7)(b खाली 33(7)(a के साथ ही ऐड हो सकती है, और जो एग्जिस्टिंग एरिया पे जो फंजिबल मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सेल का फंजिबल चार्जेबल होगा। अभी 33(9) जो है ये क्लस्टर रीडेवलपमेंट स्कीम है। तो इसके लिए जो प्लॉट एरिया इन हाईलैंड सिटी शुड बी मिनिमम 4000 स्क्वायर मीटर और सबब शुड बी मिनिमम 6000 स्क्वायर मीटर, और उसको 18 मीटर वाइड रोड होना चाहिए। अभी समझो आप सेल्फ रीडेवलपमेंट जाते हो और क्लस्टर रीडेवलपमेंट करते हो, तो इसमें रोड विड्थ में डिस्काउंट किया हुआ है, 12 मीटर के रोड पे वगैरह आप क्लस्टर कर सकते हैं। अभी ये जो क्लस्टर है ये सिटी में भी होता है, सबब में भी होता है। अभी सिटी में होगा तो इसमें सेस्ड बिल्डिंग, नॉन सेस्ड बिल्डिंग जो 30 वर्ष पुरानी है ये कंबाइन हो सकती है, और साथ साथ में स्लम भी 50% टोटल बिल्टअप तक स्लम एरिया भी उसमें ऐड हो सकता है। मीन सेस्ड, नॉन सेस्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई स्लम भी हो जावे तो भी 50% एरिया तक स्लम कैन बी अकोमोडेटेड। इसका जो FSI का गणित है, इसमें 4 FSI मिलता है, और योर रिहैब कंपोनेंट प्लस इंसेंटिव विच एवर इज मोर। अभी इसमें भी मिनिमम एंटाइटलमेंट ये एग्जिस्टिंग टेनामेंट को 300 स्क्वायर फीट और मैक्सिमम 1076 दैट इज 100 स्क्वायर मीटर, और इससे एडिशनल एंटाइटलमेंट भी मिलती है। या आपका प्लॉट 1 हेक्टर मीन्स 10,000 स्क्वायर मीटर या 20,000 स्क्वायर मीटर के बीच का है, तो आपको 15% एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा टू सर्टिफाई योर रिहैब बिल्टअप एरिया। और बाकी जैसे दिया है, जितना आपका प्लॉट बड़ा हो जाएगा आपको और इंसेंटिव बेसिक एरिया पे मिल जाएगा। तो बेसिक कारपेट एरिया प्लस एडिशनल एंटाइटलमेंट प्लस 20% वॉल एरिया, दैट विल बी योर रिहैब बिल्टअप एरिया प्लस फ्री फंजिबल एरिया मिल जाएगा। अब ये रिहैब बिल्टअप एरिया है, इसके ऊपर डेवलपर को कितना मिलेगा इंसेंटिव? नाउ दी सेम कैलकुलेशन जो म्हाड़ा में दिया हुआ है, जो बेसिक रेशो है, बेसिक रेशो इज इक्वल टू LR डिवाइडेड बाय RC, दैट इज लैंड रेट डिवाइडेड बाय कंस्ट्रक्शन रेट एज पर रेडी रेकनर। तो इसमें दे दिया गया है कि इंसेंटिव डेवलपर को कितना मिलेगा। अभी हम सबसे नीचे के रो में आएंगे टेबल बी में। इफ द रेशो इज 2, जैसे कि कंदमार नगर में हम क्लस्टर कर रहे हैं, तो इंसेंटिव डेवलपर को रिहैब एरिया पे मिलेगा 85%, और जब भी प्लॉट एरिया उसका 0.4 हेक्टर से 1 हेक्टर मीन 4000 स्क्वायर मीटर से 10,000 स्क्वायर मीटर तक समझो है, तो 2 रेशो है समझो कंदमवार नगर, तो सबसे नीचे लिखा है देखो 85%। यदि प्लॉट एरिया 10,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है और 50,000 स्क्वायर मीटर तक है, तो रिहैब कंपोनेंट पे इंसेंटिव डेवलपर को मिलेगा 90%। यदि अबाउ 6 मीन्स जूहू वगैरह एकदम जबरदस्त अच्छे एरिया में है, तो जो फर्स्ट रो है अबाउ 6 दैट विल बी देयर। मगर जूहू में थोड़ा क्लस्टर होना डिफिकल्ट दिखता है। सिटी में एकमेव सक्सेसफुल क्लस्टर चालू है, दैट इज भिंडी बाजार का क्लस्टर जो मोहम्मद अली रोड पे आता है,
एंड वी आर वन ऑफ द डोमेन कंसल्टेंट फॉर देम। हमने टेक्निकल इश्यूज में SBUT जो सैफी बुरानी अप्लीमेंट ट्रस्ट है उनको हमने गाइडेंस दिया है। तो दैट इज गोइंग ऑन वेरी प्रोफेशनली डन, ये जो क्लस्टर प्रोजेक्ट है। ओके, अभी समझो ये जो रिहैब कंपोनेंट और इंसेंटिव इसका टोटल करने के बाद जो 4 FSI आउटर लिमिट है उससे ये माइनस करेंगे जो बेसिक आपका रिहैब है प्लस इंसेंटिव, इसकी टोटल जो है वो प्योर परमिसिबल बिल्टअप में से माइनस करेंगे। तो बचा हुआ एरिया वापस जैसे म्हाडा के स्कीम में है, इट विल बी शेयर्ड बिटवीन डेवलपर एंड म्हाडा डिपेंडिंग ऑन दैट LRRC रेशो। ओके, दैट इज सेम एज म्हाडा। तो लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि 4 FSI जो क्लस्टर को मिलता है तो वो सब अपने को ही मिलेगा, सोसाइटी और डेवलपर को। तो वो वैसा नहीं है। आपको देने के बाद, डेवलपर को इंसेंटिव मिलने के बाद जो C बचेगा, ओके, दैट विल बी शेयर्ड बिटवीन डेवलपर एंड म्हाडा। नाउ द लास्ट रीडेवलपमेंट स्कीम दैट इज 3310 फॉर SRA। ओके, अभी जो SRA है, ये जो रिहेबिलिटेशन एरिया है, इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड, वो स्लम हैज टू बी डिक्लेयर्ड एज नोटिफाइड अंडर स्लम एक्ट। तो जो स्लम नोटिफाइड है और जो स्लम डेवलपर के पास फोटो पास है, दे विल ओनली बी सर्टिफाइड एज नोटिफाइड स्लम एंड नोटिफाइड स्लम डेवलपर। अभी जो झोपड़ी के पास, झोपड़पट्टी धारक के पास ये फोटो पास नहीं है, उसका स्लम सर्टिफाई नहीं होगा, तो उसको जो जगह देनी पड़ेगी वो डेवलपर को उसके इंसेंटिव एरिया में से देनी पड़ेगी। और वहां भी जो FSI है सेम लाइक क्लस्टर 4 FSI और रिहैब प्लस 50% या वॉट एवर इंसेंटिव दैट इज एज पर योर लॉट एरिया, तो वो तो बढ़ता जाएगा। ईच रेसिडेंशियल टेनामेंट विल गेट 300 स्क्वायर फीट कारपेट, और नॉन रेसिडेंशियल जैसा कोई दुकान का गाला वाला है तो उसको 225 स्क्वायर फीट मिलेगा। ओके, अभी स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम हैज बिकम अ कॉम्पिटेंट अप्रूविंग अथॉरिटी। जैसे म्हाडा अभी हो गई है, स्लम तो बहुत पहले से हो गई है, म्हाडा अभी हो गई है। तो जो भी स्लम रीडेवलपमेंट के अप्रूवल्स है, ये कोई कॉर्पोरेशन में BMC में अप्रूवल को नहीं जाते, SRA में अप्रूवल को जाते। ओके, और उसकी डेंसिटी जो है वो 650 टेनामेंट पर हेक्टर उस हिसाब से वो की जाती है। और जहां डेंसिटी इससे भी ज्यादा है वहां कुछ कुछ ओपन स्पेस में वगैरह बाकी जगह पे कंसेशन दिया जाता है। अभी बेसिक रेशो LR डिवाइडेड बाय RC, सेम थिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और बाजू में भी जो टेबल है इंसेंटिव एज पर स्कीम, जिसमें रेशो 2 है और प्लॉट एरिया अप टू 0.4 हेक्टर मीन 4000 मीटर स्क्वायर मीटर तक है, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा डेवलपर को ऑन रिहैब सर्टिफाइड SRA एरिया 110%, 1.1 मीन्स 110%। यदि नीचे से 2 रो सेकंड रो देखेंगे, जो रेशो 2:4 है, इसमें जितना रिहैब कंपोनेंट है उनका 1 रेशो दैट इज 100% सर्टिफाई हो जाएगा। सो दिस इज द इंसेंटिव व्हाट डेवलपर विल गेट इट। ओके, नाउ इसके ऊपर जो FSI मिलता है और इफ आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे तो वो आपको TDR के हैसियत से मार्केट में बेचा जा सकता है, जिसको स्लम TDR बोलते हैं। ओके, और जैसे ये SRA की स्कीम है, इसमें ये स्लम एरिया में बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स है, दे आर अंडर स्लम, तो इसमें सिविक एमिनिटीज नहीं है। तो गवर्नमेंट अंडर SRA एक्ट और ये रूल 3310 में ये जो आंगनवाड़ी है, हेल्थ सेंटर है, आउटपोस्ट कम्युनिटी हॉल है, जिम्नाशियम, फिटनेस सेंटर है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, वुमन एंटरशिप सेंटर, युवा केंद्र, समाज मंदिर, सोसाइटी ऑफिस, कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर, तो जैसी रिक्वायरमेंट है और जैसे नियम है उस हिसाब से ये एडिशनल एरिया आपको फ्री ऑफ FSI अलाउड है, सर्टिफाइड है टू प्रपोज इट, एंड इट इज कंपल्सरी टू प्रपोज दोज सिविक एमिनिटीज। ओके, तो ये उसमें करना पड़ता है। कभी कभी जैसे मैंने बोला कुर्ला विद्या विहार, वहां समझो SRA है, घाटकोपर में SRA है, वहां कुर्ला में वेस्ट में SRA है, तो फनल में सिविल एविएशन जोन में आने के कारण वो बिल्डिंग ऊंची डेवलप नहीं हो सकती, तो FSI बच जाता है। तो अगेन यू कैन सेल दैट एज TDR।
तो एक ये ओवरव्यू टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं कि कॉलम्स जो है वो फर्स्ट इज 33.5, सेकंड इज 33.7, 33.7A, 33.7B, 33.9 और 10। और FSI कितना मिलेगा? तो 33.5 में आपको बेसिक 4000 तक स्क्वायर मीटर तक प्लॉट है तो 3 FSI है, 4000 स्क्वायर मीटर के ऊपर है तो 4 FSI है, विच 3 FSI सोसाइटी डेवलपर को मिलेगा। एक FSI will be shared between 2/3 and 1/3, 2/3 MADA, 1/3 society developer, और minimum entitlement 376 plus fungible। अभी 33.7 में FSI is 3 on plot area और rehab component plus incentive which is 50%, 60%, 70% depending on how many plots come together, okay, and the minimum entitlement is 300 square feet जिसमें आपका कारपेट एरिया प्लस कॉमन एरिया प्लस बालकनी एरिया, ओके, प्लस 20% बिल्टअप एरिया के लिए वो रिहैब कंपोनेंट सर्टिफाई होगा। नाउ 33.7A, those are tenanted non-cessed buildings in suburb as well as in city, तो रिहैब एरिया प्लस इंसेंटिव और एज FSI टेबल अंडर क्लॉज 30 टेबल 12 एंड एग्जिस्टिंग और 300 whichever is more, ये आपको मिल जाएगा बेसिक एंटाइटलमेंट। देन 33.7B जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो सिटी में है सबब में है, और 33.7 और 33.7A में जो कवर नहीं होती उनको सेम प्रिंसिपल रिहैब प्लस इंसेंटिव और एज पर दी FSI टेबल एंड एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया उसको कोई इंसेंटिव रिहैब को नहीं है और उनको 33.7B में 15% ऑन योर अप्रूव्ड बिल्टअप एरिया या 10% 10 स्क्वायर मीटर पर टेनेंट ऑन रेसिडेंशियल टेनामेंट, ये आपको इंसेंटिव मिलेगा विच विल बी विद इन योर FSI कैप। हाउएवर देयर विल बी सेविंग ऑफ दैट मच एरिया ऑफ परचेस ऑफ TDR, तो आपका खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। ये बोनस 33.7B में दिए। अभी क्लस्टर और स्लम दोनों में 4 FSI है, FSI भी दोनों में सेम है और दोनों में भी 30 स्क्वायर मीटर मिनिमम एंटाइटलमेंट है। So this is a by and large table of various redevelopment schemes. So thank you very much.